नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या आंदोलन है, इस एक वीडियो में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। और यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक की जो भी घटनाएँ पूछे आपसे, प्रश्न जहाँ से बने, तो आप लोगों के पास आंसर अवश्य होगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए। तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ही स्टार्ट करेंगे, यानी 1885 से है तो इसी से स्टार्ट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। यानी अभी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस की जैसे कांग्रेस की सरकार है, तो वो कहीं ना कहीं सबसे पुरानी पार्टी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन्हीं का नाम है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ये देखिए, ये डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। स्कॉटलैंड के निवासी थे कौन? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो स्थान भी आपसे पूछ दिया जाएगा, कहाँ स्थान है, तो मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। मुंबई में हुआ था कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। स्कूल का नाम भी याद रख लीजिएगा, क्या है स्कूल का नाम? मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, उस समय जो वायसराय थे, भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो वास्तविक नाम था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वास्तविक नाम था क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और ये दादा भाई नौरोजी, यानी कि दादा भाई जो नौरोजी थे, उन्हीं के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। ठीक है, तो किनके पहल पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस में जो प्रथम बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, कांग्रेस में जो प्रथम, यानी कि कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन जब हुआ था, तो उसके जो अध्यक्ष थे, हालांकि हम लोग अधिवेशन अंत में पढ़ेंगे, मतलब इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे, लेकिन ये भी आपको ये याद रखना है कि कांग्रेस में प्रथम क्या क्या हुई थी या क्या क्या हुआ था। तो देखिए, कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जब हुआ था, तो उस समय जो अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जब आपसे पूछ दिया जाए तो वहाँ पे हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछा जाए कांग्रेस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक पूछे तो ए.ओ. ह्यूम। और कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम यूरोपियन कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे, तो प्रथम यूरोपियन कांग्रेस अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। और प्रथम यूरोपियन महिला कांग्रेस कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि प्रथम महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन, यानी कि पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उस समय किसी महिला ने संबोधित किया था, तो उनका भी नाम पूछ दिया जाता है, तो ये है कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया, यानी 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे, जो कि स्वयं उन्होंने वंदे मातरम गाया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वंदे मातरम जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, तो वो किनके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम। और इनका बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास का नाम है आनंद मठ, वहीं से ये उद्धृत है, यानी कि लिया गया है वंदे मातरम। याद रखिएगा, वंदे मातरम कब गाया गया था, तो 1896 में गाया था कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। किनके द्वारा? तो रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा। ठीक है,
अब देखिए बंगाल विभाजन, कांग्रेस में प्रथम चीज़ें ख़त्म हो गई। अब है 1905 का बंगाल विभाजन, यानी कि बंगाल विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसी के बाद धीरे धीरे बहुत सारे आंदोलनों ने अपना रुख बदला। 1905 में ये आपसे सीधे पूछ दिया जाएगा कि बंगाल विभाजन का समय रहा है, तो 1905, ये याद रखिएगा। देखिए बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, इसका एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। जो अंग्रेज आए थे भारत में, उनका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य रहा था कि हिंदू मुस्लिम की एकता को कैसे भी तोड़ दे। उस समय जो वायसराय थे कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन किस लिए जाने जाते हैं, तो ये बंगाल विभाजन या विभाजन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं लॉर्ड कर्जन, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है। जो बंगाल विभाजन लागू हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को तो बंगाल विभाजन लागू हो गया था, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। और बंगाल का जो क्षेत्र था, यानी कि पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल आते थे, वहाँ पे जो थे हिंदू बाहुल्य था, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत। लेकिन जो पूर्वी बंगाल के अंतर्गत था, वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, जिसके कारण क्या किए, इन दोनों प्रांतों को पहले तो अलग अलग तोड़ दिया गया और बंगाल का विभाजन कर दिया गया। देखिए यहाँ पे 3 दिसंबर 1905 को ब्रिटिश संसद में विभाजन का प्रस्ताव रखा गया कि बंगाल का जो है विभाजन होना चाहिए। कब रखा गया? संसद में। तो ब्रिटिश संसद में रखा गया 3 दिसंबर 1905 को कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए। यहाँ पे ये प्रस्ताव रखा गया। और 19 जुलाई 1905 में लोगों के सामने ये आया कि भाई बंगाल विभाजन का जो मामला है, अब हम लोगों का बंगाल विभाजन होने वाला है। ये लोगों के सामने 19 जुलाई 1905 को आया था और 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्र में घोषित कर दिया था कि बंगाल का विभाजन अब होके रहेगा। और फाइनली जब ये विभाजन वाली बातें हुई तो 7 अगस्त 1905 को सभी विरोध करने लगे। लेकिन किस्मत ख़राब कहिए तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो ही गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। इसके कारण संपूर्ण देश में शोक दिवस के रूप में बनाया गया था। जितने भी लोग थे शोक दिवस के रूप में इस दिन को मनाए थे, 16 अक्टूबर 1905 को। और रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे की हाथों पर कलाई पे राखी बांधी थी। किनके आह्वान पे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पे। ठीक है। इस दिन सभी लोगों ने रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया था और उस दिन शोक दिवस भी सभी मनाए थे। देखिए बंगाल विभाजन के अवसर पर ही टैगोर ने बंगला में लिखा है अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला जो कि अभी भी बंगाल का राष्ट्रीय गान है। ठीक है। अमार सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और उन्हीं के द्वारा लिखा गया है हम लोगों का जनगण मन। और जनगण मन कब पहली बार गया था? तो 1911 में पहली बार गाया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन ख़त्म हो गया। अब आया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 1906 में की घटना है ये। मुस्लिम लीग कब स्थापित हुई? तो 1906 में। बारीकी से हम लोग एक एक करके सभी कुछ पढ़ेंगे। इसमें देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के घोषणा के बाद 36 लोग का शिष्टमंडल तैयार होता है। कब? 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो 36 लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप तैयार करते हैं। और 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से वो जाके मिलते हैं और केंद्रीय प्रांतों, निकायों तथा अलग से क्या करते हैं, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं। कहाँ पे? शिमला में मांग करते हैं। और 36 लोग की जो सदस्यता बनी थी वही लोग गए थे किन से मिलने? तो लॉर्ड मिंटो से मिलने गए थे।
अब क्या होता है कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? ढाका में। ठीक है। और वहाँ पे जाते हैं नवाब सलीम मुल्ला। कौन है? नवाब सलीम मुल्ला, नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये दोनों जो थे ये ढाका के कौन थे? नवाब थे उस समय। दोनों ही नवाब थे उस समय। तथा आगा खां के नेतृत्व में उसी समय यानी ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। आपसे पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो इसका ईस्वी याद रखिएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और किसके नेतृत्व में हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना नेतृत्व करता कौन थे? तो आगा खां थे और ढाका का नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क भी था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना में कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना का भी हाथ है, तो नहीं है ऐसा। 1913 में ये मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना कब शामिल हुए? 1913 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं। 1907 आ गया। 1907 में कांग्रेस विभाजन हो जाता है। 1907 में क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब आगे 1907 में हम लोग आ गए हैं। 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन होता है तो ये कहाँ पे होता है? ये समय होता है सूरत कांग्रेस अधिवेशन। 1907 में आपसे पूछा जाएगा कि सूरत कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ। देखिए इसमें उन्हीं अधिवेशनों को मैंने लिया है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न आते रहता है। तो अब ये नहीं कि आपको सारा का सारा अधिवेशन पढ़ना है। जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हीं अधिवेशनों को मैंने लिया है। तो ठीक है। 1907 में कांग्रेस विभाजन हुआ और ये सूरत कांग्रेस अधिवेशन था जो कि 1907 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसी में है जो 1907 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत का, तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि जब जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। और कौन सा अधिवेशन था? तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन जो होता है तो इसमें ये होता है कि नरम पंथ और गरम पंथ में हो जाता है। आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा कि नरम पंथ और गरम पंथ कब बने, किस विभाजन के अंतर्गत? तो कांग्रेस विभाजन जब सूरत अधिवेशन के अंतर्गत हुआ उस समय अध्यक्षता किनकी थी? रास बिहारी घोष की। इसी समय कांग्रेस के जो नेता थे वो दो पंथों में बट गए, एक नरम पंथ और दूसरा गरम पंथ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नरम पंथ के अंतर्गत उदारवादी नेता आते थे। इसमें दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, बदरुद्दीन तैयब हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मनमोहन घोष। आपको याद क्या रखना है? देखिए इसमें बहुत सारे सभी नेता हो गए जो कि अधिकांशतः नरम पंथ से ही आते थे। लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है, गरम पंथी यदि आपने याद कर लिया तो आपका नरम पंथी याद हो जाएगा। देखिए गरम पंथी दल के नेता जो थे आप लोगों ने सुना होगा कि लाल बाल पाल के नाम से। कौन सा? लाल बाल पाल। लाल बाल और पाली आपको याद रखना है। लाल के अंतर्गत लाला लाजपत राय हो गए, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल विपिन चंद्र पाल। आपको ये याद रखना है। गरमपंथी नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए और विपिन चंद्र पाल हो गए तथा अरविंद घोष भी हो गए। लेकिन लाल बाल पाल के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल ही आते हैं। ठीक है। तो यदि आपने गरमपंथी याद कर लिया तो चारों को छोड़ के जो भी बचे वो क्या हो गए? नरमपंथी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और घटना 1907 में जो ख़त्म होती है उसके बाद कौन सी घटना आती है? अब आती है 1908 में जो कि खुदीराम बोस से संबंधित है। देखिए 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दिया जाता है। इनका जन्म जो हुआ था 3 दिसंबर 1889 में मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था खुदीराम बोस का। ये ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा नेता थे और मात्र 18 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है। इनको याद रखिएगा, 1908 में इनको फांसी दी गई। इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी तो किस जुर्म में दिया गया था या किस कारण से दिया गया था? तो आपको याद रखना है कि मुजफ्फरपुर के जो जज थे
मुजफ्फरपुर के जो जज थे D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश के अंतर्गत इनको खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता है। खुदीराम बोस जो थे ये जज D.H. को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से क्या हो जाता है, इनकी वाइफ और इनकी जो पुत्री रहती है तो उनके क्या कहते हैं, कार पे बम गिर जाता है और किसी कारणवश वो मर जाते हैं। इसी कारणवश इनको क्या होता है, खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। और कुछ ही दिनों बाद 11 अगस्त 1908 को ही इनको मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी पर लटका दिया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले कौन से नेता हैं या क्रांतिकारी हैं, तो खुदीराम बोस हैं। ठीक है, आप इस जज का नाम भी याद कर लीजिएगा, जो जज था जज D.H. किंग्सफोर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हो जाती है। 1908 का कार्यक्रम खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं 1913 में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो देखिए 1913 में क्या होता है, गदर पार्टी की स्थापना होती है। आपसे पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है, तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई है। 1911 में क्या हुआ था, बंगाल जो विभाजन हुआ था 1905 में, वो अब रद्द हो जाता है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें और भी होती हैं। देखिए यहाँ पे 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है और 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हो जाती है। और यह स्थापना जो करते हैं लाला हरदयाल और शोहन सिंह भाकना के द्वारा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते रहता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 ईस्वी में हुई थी। किन के द्वारा हुई थी, तो लाला हरदयाल एवं शोहन सिंह भाकना के द्वारा हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और भारतीयों के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था। ये कौन सी, गदर पार्टी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय बनाया गया था ये सैन फ्रांसिस्को में था। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये फ्रांसिस्को में था तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से ही अंतर्गत आपको याद रखना है कि लाला हरदयाल और शोहन सिंह भाकना इसके नेतृत्व करता थे, यानी स्थापना वही किए थे। अब देखिए गांधी जी एंटर कर जाते हैं कहाँ, भारत में, क्योंकि इससे पहले वो दक्षिण कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। कुछ उन्हें कार्य पड़ गया, मतलब कार्य आ गया होगा। अब देखिए 1915 में इनको क्या होती है, एंट्री होती है। किन की, महात्मा गांधी जी की। अभी महात्मा नहीं बने हैं। कैसे बनते हैं महात्मा, चलिए स्टार्ट करके देख ही लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं डिटेल में थोड़ा सा। गांधी जी जब भारत में आते हैं तो 1915 ईस्वी में आते हैं। कब आते हैं, 1915 ईस्वी में इनका भारत में एंट्री होता है। उस समय क्या हुआ रहता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में क्या होता है, 1914 से 1918 में क्या हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध का समय रहता है। और 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं। इसी समय एक और घटना घटित होती है कि 1916 में लखनऊ समझौता एक्ट, यानी कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन पुनः होता है। कहाँ पे, 1916 में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है और लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जब हुआ था लखनऊ अधिवेशन, तो उस समय जो थे अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया था। किनको बनाया गया था, अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया था। उस समय ये रखा गया था कि जो नरमपंथी है या गरमपंथी है, तो गरमपंथी के नेता में से अध्यक्ष चुना जाए, लेकिन अंबिका चरण मजूमदार को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि नरम दल एवं गरम दल जो अलग हो गए थे कांग्रेस सूरत अधिवेशन में, वो लखनऊ अधिवेशन में पुनः क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ये जो नरम दल या गरम दल में विभाजित हो गए थे कांग्रेस के नेता, तो वह पुनः इनका मिलन कहाँ होता है, तो 1916 के लखनऊ एक्ट में हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी इसमें समझौता हो जाता है। लखनऊ एक्ट जो आता है, लखनऊ पैक्ट, पैक्ट कहते हैं, एक्ट नहीं सॉरी, लखनऊ पैक्ट जो यानी लखनऊ समझौता होता है, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी इसमें समझौता हो जाता है। और इसमें एक घटना ये घटती है कि नरम दल और गरम दल मिल जाते हैं। इसी समय एक और घटना होती है, यहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है 1916 में। होम रूल लीग आंदोलन यह प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों के तरफ से पहली प्रक्रिया थी। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन क्या थी? भारतीय के तरफ से पहली प्रक्रिया थी। गांधी जी के कहने पर इसी समय क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 ईस्वी में चला था, 1914 से 1918 ईस्वी में चला था। तो इस समय ये जो गांधी जी आए थे उस समय उन्होंने क्या कहा कि क्यों ना हम लोग भारत के तरफ से कुछ सैनिक देते हैं कि हम मतलब अंग्रेज़ों का भी काम हो जाएगा और हम लोगों के प्रति जो अंग्रेज सब नज़र भी बदल देंगे या फिर कुछ अच्छा कदम भी उठा सकते हैं यदि हम लोगों ने अंग्रेज़ों की मदद की। लेकिन होता क्या है, इसका ठीक उल्टा हो जाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस हिसाब से भेजा गया था, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया ताकि अंग्रेज उनके लिए अच्छे कदम उठा सके, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। होम रूल लीग आंदोलन आयरिश होम रूल लीग आंदोलन से प्रेरित है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, होम रूल लीग आंदोलन जो कि 1916 में हुआ वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरिश होम रूल लीग आंदोलन से यह प्रेरित है, लिया गया है। और इस आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था कि राजनीतिक शिक्षा तथा सार्वजनिक बैठकों के द्वारा स्वशासन की स्थापना करना। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किन्होंने किया था? मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? यहाँ पे मद्रास पूछे तो एनी बेसेंट और पुणे पूछे तो बाल गंगाधर तिलक। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था और पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। अब 1916 खत्म हो गया, अब आते हैं 1917 में। देखिए 1917 में जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो घटा था चंपारण आंदोलन 1917, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी प्रसिद्ध है। आप लोग भली भांति परिचित होंगे। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण का एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से जाके मिला। ठीक है, और क्यों मिला कि वहाँ पे बिहार की जो है, बिहार में 3 कठिया प्रणाली से अवगत कराया। अब 3 कठिया प्रणाली क्या है तो ये भी जान लीजिए। 3 कठिया प्रणाली क्या था कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज ने बगान मालिकों से यह करार लिया था कि 3/20 में हिस्से में वो नील की खेती अवश्य करेंगे। यह 3 कठिया प्रणाली था, यानी कि यदि आपके पास 20 यानी 1 कट्ठा ज़मीन है, जैसे मिथिलांचल में कहा जाता है या हिंदी में भी कहा जाता है, 1 कट्ठा को 20 धूड़ कहा जाता है। तो 1 कट्ठा में आपको 3 धूड़ आपको क्या करना है? नील की खेती ही करना है। इसको ही 3 कठिया प्रणाली कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इस सत्याग्रह के बाद ही ये जो सत्याग्रह चला था नील सत्याग्रह, नील आंदोलन वाला चंपारण सत्याग्रह, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सफल हो गया था। और इसका गांधी जी ने क्या किया था? विरोध किया था कि 3 हिस्से में खेती नहीं करवाई जाएगी और लगान भी नहीं दिया जाएगा। तो ये बंद हुई थी और इसी का जो सफलता का परिणाम हुआ तो ये हुआ कि इस सत्याग्रह के बाद टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, 1917 का मामला खत्म हुआ। अब आते हैं 1918 में। 1918 में क्या होता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन स्टार्ट होता है। कब? 1918 में अहमदाबाद मिल मजूमदार आंदोलन स्टार्ट होता है। इसमें जो क्या होता है कि अहमदाबाद में
वो क्या करते हैं, गांधी जी मिल में जो भी कार्यरत मजदूर होते हैं उनसे मिलते हैं। अहमदाबाद की ये घटना है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, वहाँ पे ये प्रॉब्लम था कि विवाद प्लेग एक बोनस को लेके था। यानी कि ये कहा गया था कि कोई मतलब कार्य दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि आप सभी लोगों को बोनस दिया जाएगा, आप लोग अच्छे से कार्य करिए। लेकिन क्या होता है कि जब प्लेग की समाप्ति होती है, यानी कि उस कार्य की समाप्ति होती है, तो मालिक क्या करता है, बोनस को समाप्त कर देता है। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की बोनस नहीं मिलेगा। तो ये मालिकों का कहना था, मिल के मालिकों का। लेकिन इसमें क्या होता है, गांधी जी इसका विरोध करते हैं और मजदूर जो होते हैं उसको कहते हैं कि आप सभी लोग हड़ताल पे चले जाइए, और ये भी कहीं ना कहीं सफल हो जाता है। अब अगला जो आंदोलन होता है वो 1918 में खेरा आंदोलन होता है। 1918 में खेरा, और ये होता है गुजरात में। कहाँ होता है, गुजरात में। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है खेरा आंदोलन। देखिए, यह आंदोलन गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरोध में होता है। यहाँ की फसलें क्या होती है, नष्ट हो जाती है, पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेज सभी बोलते हैं कि आपको हर प्रकार का कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है खेरा आंदोलन। और इसमें क्या होता है कि गांधी जी किसानों को कर नहीं देने के लिए कहते हैं, और कुछ दिनों के बाद ये होता है कि कर माफ़ हो जाता है। तो ये भी आंदोलन सफल हो जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता है, गांधी जी धीरे धीरे बड़े नेता के रूप में उभर के आ जाते हैं। ठीक है, अब इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना होने जा रहा है, जो कि रॉलेट एक्ट। आप लोगों ने जाना होगा कि रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है, काला कानून। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसको ध्यान में रखिएगा। रॉलेट एक्ट जो होता है 1919 ईस्वी में घटित होता है, और यह एक प्रकार का अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया कानून होता है कि जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति पे लागू कर देता है। अब देखिए ये क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1919 में अंग्रेज के द्वारा रॉलेट एक्ट लाया जाता है, परंतु भारतीयों के लिए इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं होती है। यह कानून बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का होता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीधे सीधे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा ऐसा कानून है जो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का था, तो रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह काला कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। ये जो रॉलेट एक्ट आता है तो ये 1919 ईस्वी में आता है। कब आता है, 1919 ईस्वी में आता है। ठीक है, अब ये जो घटना हुई थी 1914 से लेकर 1918 ईस्वी में, 18 तक जो घटना हुई थी, यानी प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, गांधी जी के कहने पे बहुत सारे भारत के सैनिक थे जिन्होंने भाग लिया था, और फ्रांस के तरफ से, यानी अफगान का जो युद्ध हुआ था 1914 से 18 में, तो उसमें उन लोगों ने भाग लिया था। फ्रांस की तरफ से सभी जितने भी सैनिक थे उन लोगों ने भाग लिया था, भारतीय सैनिकों ने। यहाँ पे ये खेला क्या कर देता है कि हम लोगों का जो होता है 90,000 से प्लस 90,000 प्लस सैनिक इसमें मारे जाते हैं, लेकिन इसकी भरपाई के लिए कुछ नहीं होता है। और क्या होता है, इसके विरोध में उल्टा, यानी कि ये लोग, एक तो हम लोगों का सैनिक भी शहीद हो गए 90,000, और वहाँ से कितने सैनिक आए थे, मात्र 12,000 कुछ सैनिक आए थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था फ्रांस के तरफ से। लेकिन 90,000 सैनिक हमारे भारत के थे जो कि शहीद हुए पूरे के पूरे। ये हालांकि सरकारी आंकड़ा है, और सरकारी आंकड़ा जो होता है हमेशा गलत ही होता है, तो उससे भी ज़्यादा हुआ होगा। लेकिन यही आंकड़ा भी मतलब तत्काल के लिए देखिए 90,000, लेकिन इसमें क्या है, 90,000 सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, उल्टा ये 1919 में रॉलेट एक्ट ले आते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही तुम लोगों को भारतीय दिखे, कोई भी इंडियन दिखे, तो उसको सीधे लाठियों से मारना है और उसको जेल में बंद कर देना है, और इस पर कोई वकील नहीं काम करेगा। ये इस कानून में लाया गया था। तो उल्टा हम लोग मदद इन लोगों का किए, और उल्टा ये क्या किए, हम लोगों से ही चालबाजी कर दिए। तो वही था रॉलेट एक्ट। अब क्या होता है, 1919 में तो रॉलेट एक्ट की घटना होती ही है, जो कि बहुत ही भयावह होती है। अब ये क्या होता है, एक दूसरा पहाड़ और टूट पड़ता है। दूसरा पहाड़
पहाड़ क्या होता है कि ये देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में ही होता है। इसमें क्या होता है कि पंजाब के जो दो प्रसिद्ध नेता थे, एक का नाम था सत्यपाल और दूसरा का नाम था सैफुद्दीन किचली। ये याद रखिएगा, नाम आपसे पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में मुख्य रूप से किन के कारण, यानी कि जो हुआ था मेन तो इन्हीं दोनों के कारण हुआ था, क्योंकि इन दोनों के बचाने के लिए ही ये जालियांवाला जो बाग था उसमें कुछ भाषण हो रहा था या कुछ सोच विचार के कुछ अपना पक्ष रखा जा रहा था कि कैसे इन दोनों नेताओं को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पे भी कांड कर देता है जनरल डायर। यहाँ देखिए पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के बाद जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ है। अब क्या है कि अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे था। कितना बजे था? शाम 5 बजा था। और विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, एक तो माथा पे पहले ही था कि रॉलेट एक्ट आ गया है, उसका क्या निवारण हो सकता है, और दूसरा था कि इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी थी। तो इन्हीं पे क्या हो रहा था कि चर्चा चल रहा था कि कैसे उन लोगों को छुड़ाया जाए, भाषण चल रहा था। तथा तभी अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल रोगिनाल्ड डायर भी क्या किया, डायर भीड़ पर गोली चला दिया। क्या नाम था इसका जनरल का? जनरल डायर के नाम से ये प्रसिद्ध है, लेकिन इनका पूरा नाम है रोगिनाल्ड डायर, जो कि अंग्रेजी सैन्य का अधिकारी था। उसने क्या किया, जितने भी लोग थे सभी पे इन लोगों ने गोलियां चला दी। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें क्या हुआ 1500 से भी अधिक लोग मारे गए थे। इतना ये घटना में मारे गए थे। लेकिन सरकारी आंकड़ा यहाँ पे भी ये कहा गया है कि 379 ही मारे गए और 1200 ही घायल हुए। ये जो कि सरासर झूठ है। 1500 लोग से ऊपर ही मारे गए होंगे। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ऐसा ये हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय आपसे पूछा जाएगा कौन था, तो चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड। नाम भी कैसन कैसन है। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 की घटना हो गई। अब जितनी भी घटना आप देखिए 1919 से लेकर 1922 ईस्वी तक जो घटना घटित होता है उसको खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत रखा गया है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 से 1922 ईस्वी तक। देखिए इस समय तुर्की के खलीफा सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु बना हुआ था। इस समय जो तुर्की का खलीफा था वो क्या था, जितना भी मतलब भारत में या विश्व के जितने भी अन्य देश हैं वहाँ के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु बना हुआ था। कौन? तुर्की का खलीफा। ठीक है। अंग्रेज इनके साथ क्या करने लगे? दुर्व्यवहार करने लगे। अब अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। और इस आंदोलन में गांधी जी ने भी सहयोग किया, क्योंकि भारतीय मुस्लिम भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल थे। ठीक है। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ में किसने किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली नामक दो भाइयों ने किया था। और बाद में इसका नेतृत्व, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया? गांधी जी ने किया। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 से लेके 1922 तक चला था। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है असहयोग आंदोलन। 1920 में हम लोग पहुंच गए। अब है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यानी कि एकाएक जो जितने भी हम लोगों ने पढ़ा, एक एक करके कुछ ना कुछ घटनाएं घट ही रही हैं जब से ये आए हैं 1915 से लेके। ठीक है। तो इन सभी आंदोलन को देखते हुए इन्होंने असहयोग आंदोलन कर दिया। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अहिंसक होना, यानी कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। भारतीयों को अपने खिताब का त्याग भी करना पड़ा था। जैसे कि गांधी जी ने भी केसरी ए उपाधि का जो उनको ब्रिटिश सरकार की तरफ से मिला था, यानी जब 1914 से 1918 में वो अपने भारतीयों को कहते हैं कि जाओ फ्रांस के तरफ से युद्ध लड़ो, तो फिर उसी से खुश होके जो अंग्रेज होते हैं उनको केसरी ए हिंद से खिताब से नवाज देते हैं। और यही क्या करते हैं, अब वो वापस कर देते हैं गुस्से में आके कि 1922 में ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ, इसके बाद ये जो 1920 में असहयोग आंदोलन, क्योंकि कुछ भी सुधार नहीं हुआ था।
तो इन्होंने क्या किया कि पहले तो हम लोगों को अहिंसा होना है और फिर क्या करना है, अपने खिताब का त्याग कर देना है। अब सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवाओं, विदेशी सामानों का भी बहिष्कार किया जाने लगा था। चुनाव और लगान का भी बहिष्कार होने लगा था इस आंदोलन से। अब क्या हुआ, गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि इसी असहयोग आंदोलन में त्याग दी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी याद रखिएगा, इसी समय जो है रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्याग दी थी, जो उनको ब्रिटिश सरकार की तरफ से मिला था। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है चौरी चौरा हत्याकांड। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, चौरी चौरा हत्याकांड। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी देखने को मिलेगा, तो वो आप याद रखिएगा, आपको कंडीशन के मतलब ऑप्शन के हिसाब से मारना है। ये घटना तो हुई थी 5 फरवरी 1922 को, लेकिन 5 फरवरी नहीं मिलता है, 4 फरवरी दे सकते हैं। 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को किसानों के जुलूस पर गोलियां चला दी गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, गोरखपुर के चौरी चौरा जिले में इस कारण किसानों की भीड़ ने थाने को ही जला दिया था और इसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। अब किसानों की भीड़ पर इन लोगों ने, किसने, जो ब्रिटिश अधिकारी, पुलिस अधिकारी थे, ब्रिटिश के पुलिस थे, तो उन लोगों ने क्या किया, किसानों पे गोलियां चला दी। अब इन लोगों ने ये समझा कि हम लोग जो जालियांवाला बाग में गोली चला दिए तो उनका बदला अब नहीं लिया जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, दूसरा गोलियां भीड़ पे ही चलाई थी। किन भीड़ पे? तो किसानों की भीड़ पे चलाई थी 5 फरवरी 1922 को ही। तो फिर किसान तो सुनने वाले नहीं है, किसानों ने क्या किया, जो भी मतलब उस समय जो क्या कहते हैं, चौरा चौरी ज़िले में, ये गोरखपुर में पड़ता है चौरी चौरा ज़िला, तो उस समय क्या किया, जो किसानों की भीड़ थी उस थाने को ही जला दिया और उसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। अच्छा हुआ था। अब देखिए, इस घटना को देख गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। अब देखिए, इनका भी कुछ मतलब अलग ही स्यापा है। उन लोग मतलब किसान लोगों को मारा जा रहा है तो वो नहीं दिख रहा था इनको। ये क्या हो रहा था कि इस घटना को देख के वो असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं और क्या कहते हैं कि हम अहिंसा करना चाहते हैं लेकिन तुम लोग हिंसा करना चाहते हो। तो यहाँ पे ये भी गर्मा गर्मी कुछ हो जाती है। खैर, असहयोग आंदोलन इस समय क्या होता है, वो स्थगित करना चाहते हैं। कौन? गांधी जी और सुभाष चंद्र। लेकिन इस फैसले को क्या कहते हैं कि आपको असहयोग आंदोलन नहीं रोकना चाहिए, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संकट का कारण है। यानी ये भी सपोर्ट कर रहे थे अहिंसा को ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन खत्म, अब जो होता है स्वराज पार्टी का गठन होता है। अब देखिए, पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है, स्वराज पार्टी का गठन धीरे धीरे। अब देखिए 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। कुछ नेता जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, उन्होंने नई पार्टी की स्थापना की थी, जिसको स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, और ये इलाहाबाद में 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, ये मतलब मैच नहीं करता था थिंक गांधी जी से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। ये क्या किए इन्होंने, 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने कर दी। ठीक है, और 1924 में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन भी हुआ। यहाँ पे देखिए 1924 में कौन सा अधिवेशन हुआ, तो बेलगांव अधिवेशन हुआ। और यहाँ पे अध्यक्ष कौन बना, देखिए यहाँ पे गांधी जी अध्यक्ष बन गए। और 40वां कांग्रेस अधिवेशन था ये। कौन सा? 40वां कांग्रेस अधिवेशन था। यहाँ पे मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है कि ये जो गांधी जी थे, तो मात्र ऐसे ये मतलब ये पहला अधिवेशन था 1924 का, मतलब 40वां अधिवेशन था, जिसमें गांधी जी गांधी जी इसमें अध्यक्ष बने थे। सिर्फ ऐसा ये आंदोलन है जिसमें सिर्फ मतलब ये गांधी जी अध्यक्ष बने हैं पहली बार, अंतिम कह सकते हैं, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो बेलगांव के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे कौन? गांधी जी, और ये 40वां कांग्रेस अधिवेशन था। अब देखिए, ये कौन सा, स्वराज पार्टी भी खत्म हो गया, स्वराज पार्टी 1923। अब आते हैं 1928 में। कितना समय हुआ है?
देखिए अभी 34 मिनट ही हुआ है और इसमें आपका अधिकांश हिस्ट्री का ख़त्म हो गया टॉपिक। अब आते हैं 1928 में साइमन कमीशन आ जाता है भारत में। देखिए साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। साइमन आयोग जो था 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए हुआ था। क्यों हुआ था कि देखिए एक तो साइमन आयोग जो था 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। 1927 को ही इसका गठन हुआ था। लेकिन जो आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। लेकिन गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1927 में। गठन पूछे तो 1927, आया था तो भारत में 1928 में। देखिए भारत से संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या था, तो इसका मुख्य कार्य था कि मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। यानी मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड एक कानून बना था, जिसके अंतर्गत ये कुछ बहुत ज़्यादा फॉल्ट था और जिसमें भारतीयों के लिए कुछ भी ना के बराबर था। तो वही चीज़ों को सुधार करने के लिए भारतीय कमीशन आया था। अब होता ये क्या है कि जो कमीशन साइमन कमीशन भारत आया था, तो पहले ही एक बार ठगे जा रहे थे। 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, उसमें क्या था कानून मतलब सभी किसके लिए था, सभी तो मतलब ब्रिटिश के लिए था, लेकिन थोपा किस पे गया था, हम भारतीयों पे थोपा गया था। तो इसके लिए जब साइमन कमीशन आता है तो सभी इसका विरोध करने लगते हैं, क्योंकि इस बार सभी को ये लग रहा था कि इस बार हम लोगों को भी मतलब धोखा दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं वही चीज़ें ही हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। यानी कि मुंबई पहुंचा था यह कमीशन। देखिए ये एक दस्तावेज़ था, अब ये नहीं कि ये आदमी था, ये एक मतलब दस्तावेज़ था जो कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था, मुंबई पहुंचा था। इसका स्वागत जो हुआ था देशव्यापी हड़ताल से हुआ था। यानी कि संपूर्ण देश में, भारत में, हमारे संपूर्ण भारत में क्या हुआ था, हड़ताल कर दिया गया था भारतीयों के तरफ से। यह कमीशन दिल्ली पहुंचा तो लोगों ने काले झंडे के साथ साइमन कमीशन को वापस जाओ नारा लगाया था। वापस जाओ, आप लोगों ने सुना होगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ये सभी नारा लगा हुआ था। ठीक है, अब है देखिए साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में वहाँ पे खिलाफ क्या हुआ, प्रदर्शन होने लगा। और इसी घटना में क्या होता है, लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय उसी समय कहते हैं कि मेरी एक एक लाठी का प्रहार का बदला तुम लोगों को अच्छे से मतलब चुकाना पड़ेगा। और वही होता है। इसके बाद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और खुदीराम बोस जो भी होते हैं वो अपने रियल एक्शन में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है सभी को पता ही है। इस घटना में क्या होता है, साइमन कमीशन के विरोध करने के घटना में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अगला बढ़ते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और ये अध्यक्ष इसमें कौन करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कौन सा अधिवेशन होता है, तो लाहौर अधिवेशन। यानी कि कांग्रेस का ही सभी अधिवेशन हो रहा है। तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने क्या किया था, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई है, तो लाहौर अधिवेशन में हुई है 1929 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दांडी मार्च। 1930 में दांडी मार्च की यात्रा भी शुरू हो गई। अब देखिए दांडी मार्च की यात्रा शुरू हो गई, ये भी गांधी जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यह 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। दांडी मार्च 12 मार्च से लेके मतलब ईस्वी वही था, सेम था। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक यह जो यात्रा चला था, गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के दांडी तक चलाया गया यह यात्रा था। और इसमें गांधी के साथ साथ 78 और लोग थे जो कि 241 मील की यात्रा क्या करते हैं, पैदल करते हैं, पैदल चलते हैं। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, नमक कानून ये तोड़ते हैं।
यानी नमक बनाने पे क्या कर दिया गया था, टैक्स लगाया जा रहा था, जो कि ये दांडी मार्च से ख़त्म होता है। और ये याद रखिएगा आप लोग, 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को ख़त्म हो गया था। 78 लोगों ने भी गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की थी। कितने मील की, तो 241 मील की। अब आते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, देखिए यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। प्रथम गोल सम्मेलन यदि पूछे तो 12 नवंबर से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला था। स्टार्ट कब हुआ था, 1930 में ही स्टार्ट हुआ था। 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक। इसका जो आयोजन हुआ था सेंट जेम्स पैलेस लंदन में ही हुआ था। और इसमें क्या ब्रिटिश सम्राट कौन था उस समय, यानी ब्रिटिश का राजा उस समय था जॉर्ज पंचम। आप लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक एक स्टोरी है जो कि कमलेश्वर के द्वारा व्यंग्य स्टोरी है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जॉर्ज पंचम जो थे वही थे ब्रिटिश सम्राट के, कौन थे, ब्रिटिश सम्राट था, सॉरी कौन था, ब्रिटिश सम्राट था, यानी ब्रिटिश का राजा था उस समय जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को स्थापित हुआ था। उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था, तो मैकडोनाल्ड था, रैमजे मैकडोनाल्ड। और गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश का सम्राट कौन था, तो जॉर्ज पंचम था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। और गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश का, तो लॉर्ड इरविन था। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखिएगा 1930 ईस्वी में ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में ही हुआ था सभी सम्मेलन। इसमें जो हुआ था ब्रिटिश राजनीतिक दल से कितने लोग आए थे, तो 16 लोग आए थे। देसी रियासत से 16 लोग आए थे और ब्रिटिश भारत के 57 लोग आए थे। इसमें कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधित्व इसमें भाग नहीं लेता है। इसमें 89 लोग टोटल भाग लेते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं होता है। अब आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। यह सम्मेलन जो हुआ है 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। इसमें क्या होता है, कांग्रेस इसमें भाग लेते हैं, इसमें कांग्रेस भाग लेते हैं, प्रथम में भाग नहीं लेते। इसमें क्या होता है, 1 दिसंबर 1931 को ये समाप्त होता है और ये भी लंदन में ही चलता है। और इसमें भी जो इस समय गोलमेज, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भी ब्रिटिश का सम्राट वही होता है जॉर्ज पंचम, प्रधानमंत्री रैमज मैकडोनाल्ड ही होता है। और वायसराय यहाँ पे चेंज हो जाता है, 1931 में लॉर्ड वेलिंगटन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश का वायसराय कौन होता है, तो लॉर्ड वेलिंगटन। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता कौन जाते हैं, तो वो लंदन में, तो वो गांधी जी जाते हैं। महिला प्रतिनिधि भी जाती हैं, तो सरोजनी नायडू, बेगम जहाआरा शाहनवाज जाती हैं। इतने लोग लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि नेता भी जाते हैं, जिसमें मदन मोहन मालवीय होते हैं। और दलित वर्ग का प्रतिनिधि जो अंबेडकर होते हैं, भीमराव अंबेडकर, वो जाते हैं। और मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि आगा खां, शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ। अब आते हैं पूना एक्ट पे, बहुत ही महत्वपूर्ण। पूना एक्ट 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 26 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी खेला खेलते हैं। गांधी जी जो है, पूना एक्ट 1932 ईस्वी को हुआ था, 26 सितंबर 1932। इसमें क्या होता है, गांधी जी दलितों से अलग निर्वाचन मंडल जो बना लेते हैं, भीमराव अंबेडकर, क्योंकि उस समय क्या था कि दलितों को बहुत ही मतलब शोषण करके रखा जाता था। तो उसके लिए क्या करते हैं, अंबेडकर अपना अलग से निर्वाचन मंडल बना लेते हैं। अब इससे ये हो जाते हैं दुखी, कौन, गांधी जी दुखी हो जाते हैं। और क्या होता है, 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवडा जेल में वो अनशन पर बैठ जाते हैं कि तुम लोगों ने क्यों अलग से निर्वाचन मंडल का निर्माण किया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे
प्रथम राष्ट्रपति हुए राजा गोपालाचारी, गांधी जी और अंबेडकर के बीच इस समय क्या होता है, समझौता होता है, पूना एक्ट, जो 1932 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे सीधे पूछा जाएगा कि पूना एक्ट कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। इस समय क्या होता है, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, राजा गोपालाचारी, गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है। और इसमें क्या होता है समझौता कि जो दलित निर्वाचन मंडल है उसको समाप्त किया जाए। और ये क्या होता है, ये समाप्त भी कर देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अंबेडकर भी मतलब चालाक रहते हैं। वो क्या करते हैं, प्रांत उसमें वो कहते हैं कि 71, चलिए ठीक है हम लोग समाप्त करते हैं, लेकिन 71 सीट के बदले आप लोगों को ये मतलब प्रॉमिस करना होगा कि 147 सीट दलित लोगों के लिए सुरक्षित रखेंगे। तो यही होता है, 147 सीटें, पहले 71 सीट ही सुरक्षित थी, लेकिन अब यहाँ पे आरक्षण के लिए 147 सीट कर दी जाती है सुरक्षित। और गांधी जी इस पे मतलब मान भी जाते हैं, और इस समझौते के बीच का हस्ताक्षर होता है अंबेडकर का और गांधी जी का। ठीक है, पूना एक्ट खत्म हो गया। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन होती है। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है वो 1932 में होता है। पूना एक्ट भी 1932 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी 1932। दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 17 नवंबर 1932 ईस्वी को होता है। कब होता है, 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ ही प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कांग्रेस, दलित पार्टी, मुस्लिम पार्टी, ये सभी क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं इसमें गोलमेज सम्मेलन में। और इस समय जो सम्राट होते हैं जॉर्ज पंचम ही होते हैं, वाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन ही होते हैं, और प्रधानमंत्री वही होते हैं, मैकडोनाल्ड। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुआ था। अब आते हैं 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है। भारत सरकार अधिनियम आता है जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा ही स्थापित होता है। यह ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित 1935 में पारित हुआ, 1937 में लागू हो जाता है, यानी कि 2 साल बाद क्या होता है, लागू हो जाता है। यह लॉर्ड लिथागो के नेतृत्व वाली संयुक्त वाली समिति होती है। ठीक है, यह कुछ खास नहीं होता है। अब क्या होता है, दूसरे विश्व युद्ध की अलगार जग जाती है, जो कि 1939 से 1945 ईस्वी में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, यह विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेके 1945 तक, 2 सितंबर 1945 तक चला था। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में होती है। अब 1940 ईस्वी में क्या होता है कि मुस्लिम लीग ने अलग से क्या करता है, 1940 में पाकिस्तान देश की मांग कर देता है मुस्लिम लीग। कितने ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। अब क्या होता है आगे देखिए, 1942 में फिर क्रिप्स मिशन होता है। 1942 ईस्वी में क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है। यह मिशन 22 मार्च से लेके 11 अप्रैल 1942 तक भारत आता है। क्रिप्स मिशन जो कि ब्रिटिश के द्वारा ही चलाया गया था। ये देखिए, स्टैनफोर्ड क्रिप्स विंस्टन चर्चिल के गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। ये जो जिनके नाम क्रिप्स जो मिशन आया है वो स्टैनफोर्ड के नाम से आया है। और ये कौन थे, तो ये कहाँ के थे, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स विंस्टन चर्चिल के गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे, परिश्रम मंत्री थे। इसका उद्देश्य क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से सहयोग करे। एक बार तो हम लोगों को ठगी लिया, अब दूसरा बार क्या करता है कि हम लोग मतलब आप लोग हमें सहयोग करें, भारतीयों से सहयोग के लिए क्रिप्स आंदोलन लेके आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, तो 1942 में होता है। ये क्रिप्स आंदोलन, समझ गए क्रिप्स आंदोलन क्यों आया था, 1942 में ही क्रिप्स आंदोलन आया था। और इसलिए आया था कि भारत सरकार बोल रहे, भारतीय जो है इन लोगों के युद्ध में मदद करे, दूसरे विश्व युद्ध में, इसलिए आया था 1942 में।
क्योंकि 1939 से 1945 ईस्वी तक जो युद्ध लड़ा गया था उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्षति होने लगी थी। तो ये लोग चाहते थे कि भारतीय फिर से इन लोगों का सहयोग करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए, भारतीय छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अंग्रेज द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी के साथ बाकी नेता को इसमें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि इसमें गांधी जी हैं क्या बोले थे कि भारत छोड़ो। किसको छोड़ने के लिए बोल रहे थे, अंग्रेज़ों को बोल रहे थे कि भारत छोड़ के अब बेटा चले जाओ। लेकिन इसमें क्या होता है कि अंग्रेज़ द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया जाता है, जिसके तहत गांधी के साथ जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं वो सभी गिरफ्तार हो जाते हैं। और इस समय गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां के पैलेस में रख दिया जाता है। यह आंदोलन जो बाकी नेता जो ज़ोर शोर से चला रहे थे, भारत का अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। और यह 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में। और इसको अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब 1942 खत्म हुआ, अब आता है शिमला सम्मेलन, जो कि 1945 ईस्वी में हुआ था। यह भारत के शिमला में आयोजित हुआ था। शिमला सम्मेलन नाम से स्पष्ट है। तो इस समय जो वाइस राय था कौन था, लॉर्ड वेवेल था। और अंग्रेज का प्रमुख राजनीतिक नेता की बैठक चल रही थी शिमला में, ठीक है। ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही चलाया जा रहा था और अंग्रेज ही थे इसमें। और लॉर्ड वेवेल उस समय वायसराय बने हुए थे भारत के। यह वैलेंटाइन योजना के प्रावधान पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। शिमला आयोजन 24 जून 1945 में शुरू हुआ था और 14 जुलाई 1945 में यह ख़त्म हुआ। लेकिन यह क्या होता, असफल हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था, कैबिनेट मिशन। देखिए इसमें क्या हुआ था, भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ बैठक हुआ था कि अब समय आ गया है कि हम लोगों का भी एक संविधान हो। तो 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना होती है और इसमें प्रमुख भारतीय दलों के जो समर्थन होते हैं वो कार्यकारी परिषद की स्थापना इसमें कर देते हैं, ठीक है। 1946 में। अब 1947 में आते हैं। 1947 में क्या होता है कि 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां अंतिम गवर्नर कौन रहता है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत आता है। यह भारत का अंतिम जो 34वां गवर्नर रहता है। इसके बाद हम लोगों का देश क्या होता है, आज़ाद हो जाता है। ये भारत आया हुआ रहता है। लगभग 2 महीनों की बातचीत होती है और भारत का विभाजन इसमें हो जाता है। इसी समय 1947 एक समय हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त 1947 को हम अपने आज़ादी का उत्सव मना रहे होते हैं। लेकिन इसी समय एक और घटना होती है जो कि हम लोगों से अनभिज्ञ रहती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां अंतिम गवर्नर लॉर्ड बेंटन भारत आया रहता है। 2 महीने की बातचीत के बाद भारत का विभाजन होता है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना अनुसार भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने। ये किस योजना के तहत, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत कहा जाता है कि भारत में भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने। और भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा, लंदन के वकील जो आया रहता है उसका नाम रहता है सर सिरिल रेडक्लिफ, जो कि रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी विख्यात है। तो भारत और पाकिस्तान में कौन सी रेखा पाई जाती है, रेडक्लिफ रेखा पाई जाती है, आप लोगों को भी पता होगा। तो जो ये रहता है वकील, वो रेडक्लिफ ने तय किया था क्या, समय रेखा की यहाँ से यहाँ तक भारत का होगा और यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान का होगा। तो हिंदू और बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके क्या किया, वो मुस्लिम मतलब पाकिस्तान में दे दिया। अब हुआ क्या, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। कब, 18 जुलाई 1947 को, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। 18 जुलाई 1947 को। दंगों की विभीषिका उस समय बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लोग नाम से मतलब जब इन लोगों ने सुना था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा तो नेता तो अपने मतलब नेता उस समय भी नेता ही थे, यानी कि अपने अपने मतलब रखते थे। और उस समय लेकिन बेचारे जो आम जनता थे वो कहाँ जाए, तो उस समय वो लोग विरोध कर रहे थे कि हम लोग नहीं जाएंगे दूसरे देश, मतलब एक साथ रहना है। लेकिन वैसा नहीं
हुआ। तो और कहीं ना कहीं ये जो दंगा जो होता था तो अंग्रेज़ों की तरफ से या फिर बड़े बड़े जो नेता थे उनके तरफ से ही बहकाया जाता था। और दंगों की विभीषिका देखकर क्या होता है कि यहाँ पे देखिए गांधी, नेहरू और पटेल तीनों पिघल जाते हैं और उनको क्या लगता है कि ये भारत का विभाजन होना चाहिए और कोई विकल्प है नहीं। तो इस प्रकार क्या होता है कि अंग्रेज भी सफल हो जाता है। इस प्रकार अंग्रेजों की दुष्टतापूर्ण नीति से क्या होता है, मुस्लिम लीग के माध्यम से भारत में फैलाए गए मुस्लिम सांप्रदायिकता के विष के कारण भारत का विभाजन हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों का ही काम रहता है कि तुम हम लोगों को राज करने का मौका आप ख़त्म कर रहे हो, तो अब हम तुम लोगों को ही क्या करेंगे, विभाजित कर देते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, दंगा फैलाया और इस तरह से क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगा होने लगा था। और जिससे क्या हुआ, लोग अंग्रेज मतलब जो मुस्लिम लीग के थे, क्या नाम था उनका, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह जो हो गए, तो वो लोग तो और चाहते थे कि किसी भी तरह से भारत का दो टुकड़ा हो। तो ये वही हुआ था। अब जो हुआ 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज से मुक्त भी हो गया। इस समय क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत तो मुक्त हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ यहीं के लोग क्या हो रहे थे, दूसरे तरफ जा रहे थे। और इसमें हिंदू मुस्लिम मतलब सांप्रदायिक दंगा बहुत ज़्यादा हो रहा था, नेताओं के कारण ही हो रहा था। लेकिन ठीक है, अब कितने 15 अगस्त 1947 में आखिरकार देश अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ। और यहीं तक हम लोगों का वीडियो था। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अच्छे से तैयारी करिए और एक सीट आपकी तय हो, इसीलिए मेहनत करिए। इस वीडियो में हम लोगों ने 1885 से लेकर 1947 तक की संपूर्ण घटनाएं पढ़े हैं डिटेल में। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।